हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत लोगों का सवाल था कि सर इन्फ्लेशन क्या होता है, और ये शेयर मार्केट में अक्सर टर्म सुनने को मिलते रहता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन हाइक हो गया, तो फेड ये किया, यूएस फेड ये किया, आरबीआई ने ये रूल लाया। तो हम सारे टॉपिक को एक एक कॉन्सेप्ट करके समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। उससे पहले मैं ये जानने का कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इकोनॉमी और स्टॉक में इन्फ्लेशन कैसे अपना अहम रोल प्ले करता है, इसके बारे में जानेंगे और एक एक टॉपिक करके क्लियर करेंगे बाय कॉन्सेप्ट। गारंटी है कि अंतिम तक बने रहें वीडियो में, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टाइप्स, डिमांड, कॉस्ट और डोमेस्टिक, तीन टाइप्स ऑफ होते हैं इन्फ्लेशन। उसके बाद इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ते हैं, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में क्या कोरिलेशन होता है, उसमें अपना स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट होता है, आरबीआई और एफईडी जो होता है फेड, यूएस फेड, वो अपना कैसे रोल इंटर करते हैं इसमें, ग्लोबल में क्या इशू होते हैं इंटरेस्ट रेट का, फिनेंशियल क्राइसिस कैसे हो सकता है इसमें, बॉन्ड यील्ड कैसे बढ़ते हैं और एफआईआई का रोल कैसे प्ले करता है। सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके जानेंगे, आप बने रहिए वीडियो में। आज हम शुरू करते हैं इन्फ्लेशन का नया टॉपिक आपके साथ। तो चालू करते हैं, इन्फ्लेशन क्या है। थैंक यू। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक में वो अहम रोल प्ले करता है बॉस। बस यूँ समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी का हार्ट होता है। मतलब ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है और कम हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। इन्फ्लेशन एक अहम और देसी तरीके से समझे तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। जब हम अपने चाइल्डहुड में थे तो चाइल्डहुड में जब हम चॉकलेट परचेज करते थे तो 1 रुपीज़ का शायद 2 चॉकलेट परचेज किया करते थे। क्या वो 1 रुपये के जो 2 चॉकलेट अभी मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अब वो 1 रुपीज़ के मिनिमम 1 ही चॉकलेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए 2 चीज़ हो सकता है इसमें। हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस का वैल्यू है वो आधी हो गई है, या तो वो चॉकलेट जो है वो अब ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। लेकिन हम इन्फ्लेशन के टर्म में समझें तो जो परचेजिंग पावर है, मनी का जो परचेजिंग पावर था वो अब कम हो गया है, मतलब करेंसी डीवैल्यूड हो गया है। तो यही चीज़ इन्फ्लेशन बतलाता है कि ये इन्फ्लेशन जो है हाइक हुआ है, इतने परसेंट से इतने साल में इतना परसेंटेज हाइक हुआ है। तो निकालें कैसे परसेंटेज होता है, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। और दूसरे तरीके से समझते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है इन्फ्लेशन क्या होता है। मान लीजिए कि हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और किसी अपने फ्रेंड को देते हैं। फ्रेंड बोला कि बॉस दे दे यार, 10 साल के बाद मैं आपको 150 दे दूंगा। कहा कि ठीक है ले लो। हमें लगा कि ठीक है यार 10 साल बाद 150 तो दे देगा, या 200 दे देगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए डबल तो कर देगा, तो हम देख रहे हैं 12 साल में, तो अभी अच्छा है दे देते हैं। फिर मैंने देखा कि क्या जो क्वांटिटी, जो क्वालिटी कोई भी थिंग्स खरीदने में अभी जो हमको 100 रुपीज़ में मिल रही है, क्या वो 10 साल में भी 100 रुपीज़ में मिलेगी? नहीं मिलेगी। मिनिमम एक एवरेज ऑन माना जाता है कि इन्फ्लेशन 5% से पर ईयर ग्रोथ करता है, एवरेज ऑन। तो यदि हम विदाउट कंपाउंडिंग भी किए तो हमारा जो 100 रुपये का कोई भी सामान 10 साल बाद 150 रुपये मिलेंगे। तो हमें क्या हुआ कि हमने केवल 50 रुपीज़ बीट किया। ओके ना, हमारे पास 100 का 200 नहीं आ रहा है बॉस। एक तरह से देखा जाए तो हम 100 का 150 पा रहे हैं, क्योंकि 50 रुपीज़ तो हमारा इन्फ्लेशन गैप हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, हमेशा इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं अपने इन्वेस्टिंग से तो आप निगेटिव ग्रोथ में हैं। कभी भी अपने आप को पॉजिटिव मत लीजिएगा। तो इकोनॉमी में कैसे अहम रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन, अब ये समझते हैं। देखिए इन्फ्लेशन जो है फिनेंशियल क्राइसिस, चलिए इस टॉपिक को हम लेटर समझते हैं। पहले इकोनॉमी एंड स्टॉक को हम लेटर समझते हैं, फिर पहले समझते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। देखिए 3 टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड वाइज जो इन्फ्लेशन होता है वो कैसे होता है। डिमांड वाइज जो इन्फ्लेशन होता है वो अक्सर क्या होता है कि एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। यदि हमें कोई 100 रुपीज़ दे देता है और राम को भी देता है और श्याम को भी देता है,
और बोलता है कि जाइए, एक स्टॉल लगा हुआ है बर्गर का, आप वहाँ से बर्गर खा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे 100 रुपीज़ में। तो सोचता है हम राम और श्याम की ठीक है, जाते हैं और बर्गर हम लोग खा के आते हैं। लेकिन जब हम स्टॉल पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ओनली 1 पीस बर्गर बचे हुए हैं। फिर हमने तीनों एक साथ ऑर्डर किया बर्गर वाले को कि भैया हमें बर्गर दे दो। बर्गर वाले ने सोचा कि यार तीनों को तो पूरा कर नहीं सकते, तो चलो बर्गर का दाम बढ़ा देते हैं, कोई तो हट जाएगा। तो बर्गर वाला देखा कि 20 रुपये का बर्गर है, उसको चलो 40 कर देते हैं। 40 किया, फिर भी हम लोगों के पास परचेजिंग पावर था क्योंकि हमें तो 100 रुपीज़ मिले थे। तो हमने क्या किया कि ठीक है, ओके कर दिया कि हाँ हाँ दे दो। तीनों फिर एक साथ डिमांड ऑर्डर किए। देन फिर सोचा बर्गर वाला कि यार अभी भी लग रहा है कि इन लोगों के पास है, चलो और थोड़ा सा हाइक कर देते हैं, तो वो 80 रुपीज़ कर दिया। फिर हमने ऑर्डर सेम टाइम में फिर से प्लेस किया क्योंकि अभी भी हमारे पास परचेजिंग पावर है। तो फिर उसके बाद बर्गर वाले ने कहा कि ठीक है यार 120 कर देते हैं। तो 120 जैसे किया तो हम लोग का परचेजिंग पावर कम हो गया। तो हम लोग तीनों एक के साथ एक एग्जिट कर गए और बर्गर उसका लेफ्ट रह गया। तो ये होता है इन्फ्लेशन के साथ प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये होता है डिमांड वाइज रिस्क। एक तरह से ये अच्छा भी है। तो इसमें क्या हुआ कि डिमांड हाइक होने के कारण जो बर्गर का वो रेट था वो बढ़ गया, ठीक। तो बाय डिमांडिंग यहाँ पे इन्फ्लेशन हमको देखने को मिला। अब सेकेंड यदि समझते हैं कॉस्ट वाइज इन्फ्लेशन। देखिए अलग अलग टाइप से कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा आपका तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ जो हैं अहम रोल प्ले करते हैं कभी भी इन्वेस्टमेंट में। कॉस्ट वाइज इन्फ्लेशन क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि उसका जो ऑयल है जिसमें वो तलता है अपना बर्गर, उसका रेट हाइक हो गया। उसका रेट यदि हाइक हो गया तो क्या होगा, प्रोडक्शन रेट हाइक होगा। प्रोडक्शन रेट हाइक होगा तो वो जो 20 रुपीज़ में हमें बर्गर अवेलेबल हो रहा था अब वो 40 रुपीज़ में अवेलेबल हो रहा है। मेरे परचेजिंग पावर से यहाँ पे अभी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब है कि जो गुड्स का प्रोडक्शन रेट है वो हाइक होने के कारण गुड्स का रेट जो है वो कस्टमर के लिए ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि कॉस्ट वाइज जो है यहाँ पे हाइक हो रहा है इन्फ्लेशन। वहाँ क्या देखें कि डिमांड वाइज हाइक हो रहा था इन्फ्लेशन। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन खासतौर पे इंडिया में 2004 टू 2010 सबसे ज़्यादा था। आप कभी भी इन्फ्लेशन के ग्राफ पे जाके देखिएगा तो 2004 टू 2010 सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन था। और रिसेंटली में देखा जाए तो 2020 में 6.2 इन्फ्लेशन था। और वैसे जनरली अपने इंडिया में 4 to 6% इन्फ्लेशन रेट रहता है। अब हम समझते हैं कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं। देखिए जब भी इन्फ्लेशन होता है तो अक्सर क्या होता है कि इन्फ्लेशन होने के कारण जो डिमांड वाइज जो हुआ उसमें क्या होता है कि हाइक होने का परचेजिंग पावर बढ़ते हैं। तो जब भी परचेजिंग पावर बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि कमोडिटी वाइज जितने भी सेक्टर रहते हैं, ठीक है, कमोडिटी के रेट बढ़ते हैं। कमोडिटी के रेट बढ़ेंगे तो उससे क्या होता है कि हम लोग का जो है परचेजिंग पावर ज़्यादा है। परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइक्लोइडल जितने भी स्टॉक होते हैं, साइक्लिक स्टॉक, उसको डायरेक्ट रूप से इम्पैक्ट करता है। लेकिन अब जब निगेटिव इम्पैक्ट पे हम जाते हैं तो निगेटिव इम्पैक्ट पे मान लीजिए कॉस्ट वाइज मतलब मान लीजिए कि जो अभी रिसेंटली हम रसिया यूक्रेन का जो वार देख रहे हैं इसके कारण जो ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि रसिया एक बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। तो हाइक पे हाइक होते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो ऑयल बेस्ड कंपनी है, और वैसे तो ऑयल सबको, फ्यूल तो सबको चाहिए, तो सारे बिजनेस मॉडल जो हैं थोड़े थोड़े महंगे हो जाएंगे। और ख़ासतौर पे जो डायरेक्ट रूप से रॉ मटेरियल ऑयल का यूज़ करता है जैसे पेंट्स कंपनी, देन वो क्या होंगे कि वो थोड़े महंगे हो जाएंगे। तो महंगे हो जाएंगे तो कोई भी कस्टमर जाएगा और बोलेगा कि अरे यार एक्सपेंसिव हो गया, चलो इस बार नहीं अगले बार पेंट करा लेते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट रूप में नहीं, इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखते समय, रॉ मटेरियल एक अहम वो चीज़ होता है, रोल प्ले करता है किसी भी इन्वेस्टमेंट और किसी भी कंपनी के लिए। देखिए रॉ मटेरियल जितना सस्ता और जितना रिलायबल और जितना आसानी से उपलब्ध होगा किसी इंस्टीट्यूशन या कंपनी को, देन समझिए कि उसके प्रॉफिटेबल मार्जिन जो है वो अक्सर आगे ही रहेंगे। और यदि वो आगे रहेगा तो हम इन्वेस्टर हैं तो हम भी
सही से रहेंगे। अब समझते हैं कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में क्या कोरिलेशन होते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट है, ये इन्फ्लेशन का कंट्रोलर कौन हो सकता है? इन्फ्लेशन ना हो, देखिए इन्फ्लेशन ऐसा चीज़ है कि केवल इन्वेस्टमेंट नहीं, सरकारें गिरा सकती है, तो इसे छोटा मोटा चीज़ ना समझें। इन्फ्लेशन बहुत बहुत ही मतलब समझ जाइए कि एक पिलर है किसी भी इकोनॉमी, किसी भी गवर्नमेंट का। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट में कैसे कोरिलेशन होता है? जब भी गवर्नमेंट देखती है कि इन्फ्लेशन यदि ज़्यादा होने लगा, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन यदि 6% है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट 5% हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डेफिसिट है वो निगेटिव में है, -1%। दैट मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि हम इंटरेस्ट, मान लीजिए कि हम एफडी कर सकते हैं, यदि एफडी किए 6%, 5% है, इन्फ्लेशन 6%, देन व्हाट हैपेंस कि यदि हम 100 रुपये 1 ईयर के लिए लॉन्ग टर्म में 5% के इंटरेस्ट रेट से एफडी कराते हैं, देन आफ्टर 1 ईयर वी गॉट 105 रुपीज, यानी 105 रुपीज वी गॉट आउट आफ्टर 1 ईयर। एंड व्हाट हैपेंस इन इन्फ्लेशन रेट, दैट यदि हम 100 रुपये का सामान जो अभी मिल रहा था वो हमें अगले साल 106 रुपये का मिलेगा। तो यदि बैंक में हम, यदि वो सामान न खरीद के हम बैंक में एफडी किए कि चलो अगले 1 साल के बाद हम खरीदेंगे, देन व्हाट हैपेंस 1% के हम माइनस में, निगेटिव में। तो ये होता नहीं है। इसी चीज़ के लिए आरबीआई और जो गवर्नमेंट होते हैं वो इंटरेस्ट रेट कम और बेसी करते रहते हैं ताकि इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, क्योंकि कोई एफडी सिक्योर तब करता है ताकि हमारा जो है आगे हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, और सेविंग उसी हिसाब से करते हैं। तो ये हुए इंटरेस्ट रेट जो कोरिलेशन होता है इन्फ्लेशन के साथ। देखिए, अब ये स्टॉक मार्केट पे कैसे इफेक्ट है, देखिए ये आरबीआई और गवर्नमेंट जो है वो प्ले करते हैं। अब ये स्टॉक मार्केट के साथ कैसे कोरिलेट करता है? मान लीजिए कि यदि इंटरेस्ट रेट जो है, इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है, मान लीजिए 2% इन्फ्लेशन हो गया और इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% है, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पे हमें 5% का मार्जिन मिल रहा है, ठीक है, एफडी में हमें 5% का मार्जिन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, और वहाँ पे क्या है कि 12 to 15% हम स्टॉक मार्केट में जनरली एक एवरेज और गुड रिटर्न मांगते हैं। तो हमने क्या देखा कि यार यहाँ पे सिक्योर है विदाउट रिस्क और कोई टेंशन भी नहीं है, अपना अदर वर्क भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि स्टॉक मार्केट से जितने भी चीज़ हैं अपने उसको पोर्टफोलियो का वेटेज वो कम करके हम एफडी में इन्वेस्ट कर देंगे, देन व्हाट हैपेंस, ये अक्सर होता है। क्या हुआ कि एफआईआई जो है वो यूएस में जब फिनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया था, तो हुआ अचानक यूँ कि जब इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में वहाँ गैप अप हुआ, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि वहाँ से इन्वेस्टर जो है हटने लगते हैं, जनरली तौर पे समझते हैं। चलिए, अपने इंडिया में क्या हो सकता है कि मान लीजिए इन्फ्लेशन जो है वो 2% एंड इंटरेस्ट रेट 7%, 5% मार्जिन हियर, और स्टॉक मार्केट से फिर हमने पैसा निकाल के अपने एफडी में जमा किया। तो क्या हुआ कि यहाँ से पैसे निकले, ठीक है, एफआईआई जो है, जो फॉरेन इन्वेस्टर और स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो अपने पैसे भी स्टॉक मार्केट से निकालेंगे और सेफ हेवन जो कि एफडी कहलाता है उसमें डालेंगे। तो क्या होगा, पैनिक क्रिएट होगा, स्टॉक मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा, और पैनिक क्रिएट होने के बाद डोमेस्टिक भी, क्योंकि उन्हें भी बेनिफिट हो रहा है ना, तो स्टॉक मार्केट से एग्जिट होने लगेंगे और यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो ये इफेक्ट करता है इन्फ्लेशन, जो कि समझ में नहीं आता, लेकिन एक इंटरेस्ट रेट के साथ जो कोरिलेशन होने के कारण स्टॉक मार्केट को वो इनडायरेक्ट वे में बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकता है। और ये कंट्रोल करते हैं हमारे आरबीआई एंड यूएस फेड। देखिए, यूएस फेड हमें यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, लेकिन समझते हैं कि यूएस फेड क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी क्या है कि अपने 14 ईयर्स हाई पे इन्फ्लेशन है और हमारी नज़रें बनी हुई है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ये है कि क्या फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करता है कि नहीं करता है, ये चीज़ देखना चाहते हैं। यदि नहीं करता है
तो क्या होगा कि वहाँ से इन्वेस्टर जो हैं वो इंडिया में आएंगे। और हाँ, इससे पहले कि मैं ये आपको बता दूं कि और विशेष रूप से मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि वाई एफडी इज बेटर देन स्टॉक मार्केट। उसमें भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का जिक्र है और उसमें बारीकी से समझाया गया है कि एफडी में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और स्टॉक मार्केट में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल विथ कनेक्ट विथ अस। ना, ग्लोबल इशू क्या हो सकते हैं? ग्लोबल इशू क्या हो सकते हैं? देखिए, आज जितने भी चीज़ है या जो भी कोई, जैसे एग्जांपल के तौर पे रसिया यूक्रेन, ये फ्लैट एंड ग्लोबल इशू, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है। तो जब वहाँ से इन्वेस्टर भागेंगे, एफआईआई भागेंगे, तो क्या होगा कि भारत के अंदर इंटर करेंगे, और इंटर करेंगे तो एनएसई में जितने भी, जैसे हमने आपको बताया है, एक हमको याद नहीं आ रहा है, लगभग 2020 दिसंबर शायद में भी, या अप्रॉक्स 1 मंथ, 2020 दिसंबर में एफआईआई का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 21.7% एनएसई में हुआ था। ठीक है, उसके कारण जो है मार्केट, आप उस समय का चार्ट देख सकते हैं, मार्केट जो है वो जंप लगाई थी। तो ये क्या होता है, ये सब सेफ हेवन से भाग के एक अपने गुड रिटर्न की जगह पे जाते हैं, ताकि सबको यही रहता है कि हम इन्फ्लेशन को सही तरह से बीट कर पाए, 7% या 8% से बीट कर पाए। फिनेंशियल क्राइसिस आपको बता चुके हैं कि 2008 में फिनेंशियल क्राइसिस क्यों हुआ था, वो भी इंटरेस्ट रेट का गेम था। वो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये जितने भी चीज़ है, इन्फ्लेशन डायरेक्ट रूप से कहीं भी झटका नहीं दे सकता, लेकिन अपने लिए एक दूत रखा है इंटरेस्ट रेट, ये झटका देगा डायरेक्ट। तो ये चीज़ है। बॉन्ड, देखिए, इन्फ्लेशन जब भी ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट रेट में एक सामंजस्य स्थिति नहीं बन पाती, तो वो बोलते हैं ना कि एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। एफडी और बॉन्ड वैसे ही है, एक तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें पे इन्वेस्ट होता है। अब एफआईआई समझ ही गए हैं, तो हमने देखा कि इन्फ्लेशन कैसे इंटरेस्ट रेट को एक को रिलेट करता है और गवर्नमेंट इशू क्या होते हैं, एफआईआई इशू क्या होते हैं, एक एक करके हमने समझा। कमोडिटी में कैसे इफेक्ट कर सकता है, निगेटिव इम्पैक्ट कैसे कर सकता है, इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए तो कैसे हमेशा एक्सक्लूड ऑफ द इन्फ्लेशन ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि हमें इन्फ्लेशन के बाद कितना रिटर्न मिल रहा है। किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना हो आपको, चाहे वो प्रॉपर्टी क्यों ना हो, चाहे गोल्ड क्यों ना हो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIPs, FD, now anything if you invest, after excluding of inflation you how many get, that is a very important. ओके, ये सब चीज़ें हमने देखा। फेड क्या है, अभी फिनेंशियल क्राइसिस क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।